नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका कि असर हम तमाम विदेशी बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में भी करीब 200 अंकों का उछाल है। कोरोना के इलाज में अमेरिकी कंपनी की जो दवा के कारगर होने की खबर निकल कर आ रही है, ये जो खबरें निकल कर आ रही है काफी पॉजिटिव माना जा रहा है और इस पर देखिए मार्केट रिएक्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। गाइनीड साइंसेस की दवा कोरोना के इलाज में प्रभावी होने की खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और ट्रायल के तौर पर इस दवा का इस्तेमाल भी हुआ था जिसमें कि कुछ पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा है। और हम देखें तो इसका रिएक्शन बाकी बाजारों में भी इस पर देखने को मिल रहा है। बाकी एशियाई बाजारों में जोरदार तेजी और निकाई 2.5% ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है ये काफी पॉजिटिव है और इसको कैसे समझना चाहिए, बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसे भी समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ये जो खबर आ रही है कितनी पॉजिटिव है मार्केट के लिए और जो बाकी संकेत मिल रहे हैं वो कितने पॉजिटिव? कल हमने देखा डाउ फ्यूचर्स में भी काफी अच्छा रिएक्शन था, 850 अंक की मजबूती देखने को मिली थी। क्या क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से? बिल्कुल पूजा, अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स 850 अंक ऊपर है इस समय। कल सपाट क्लोजिंग के बाद अमेरिकी बाजारों की अभी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स 850 अंक ऊपर है, एसजीएक्स निफ्टी 250 अंक ऊपर है, जापान के बाजार 2% ऊपर है। और ये सारा का सारा रीबाउंड इसलिए आया है क्योंकि जिलियड जो एक यूएस कंपनी है वो ड्रग ट्रायल कर रही है रेमडेसिविर पर। ये वही ड्रग है जो क्लोरोक्विन के साथ इस्तेमाल में सक्सेस दिखा रहा था। इस पर एक ट्रायल चल रहा है शिकागो के हॉस्पिटल में। 125 मरीजों का इलाज हुआ, उसमें 113 मरीजों पर पॉजिटिव संकेत आए गए, यानी कि इस दवाई के इस्तेमाल के बाद मरीज ठीक हो रहे हैं और ऐसे मरीज ठीक हो रहे हैं जो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं। तो ये एक अच्छे संकेत है। हालांकि ये ट्रायल अभी और भी चलेगा। इवेंचुअल इनका प्लान 4000 मरीजों को टेस्ट करने का है, पर जो इनिशियल टेस्टिंग है वहां से काफी पॉजिटिव संकेत आए हैं इस दवाई के इस्तेमाल में और इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजारों में शानदार रिबाउंड आया है ग्लोबल बाजारों में। कल की क्लोजिंग का अब उतना मायने नहीं है जितना आज सुबह का आप एक्शन देख रहे हैं, इसलिए आप देखिए डाउ फ्यूचर 850 अंक ऊपर है। जापान और बाकी के एशिया बाजार भी पॉजिटिविटी इस समय दिखा रहे हैं। हालांकि अभी काफ़ी सारा डेटा है जो मार्केट डाइजेस्ट करेगा। अभी थोड़ी देर में चीन की पहली तिमाही का जीडीपी डेटा आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है आज के ट्रेड के लिए। पर इस समय बाजार सारी नेगेटिव न्यूज़ को डिस्काउंट कर रहा है और पॉजिटिव न्यूज़ पर बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहा है और इस समय आप वही देख रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप साहब ने कल गाइडलाइंस इशू करी हैं अमेरिका को लॉकडाउन से खोलने के लिए। वो कह रहे हैं कि 3 चरणों में लॉकडाउन हटाया जा सकता है अमेरिका में और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में सिर्फ कुछ एरियाज को खोला जाएगा जहां पर आप कारोबार दोबारा शुरू कर सकते हैं, अनुमति दी जा सकती है अगर आप कुछ गाइडलाइंस फॉलो करें उसमें। और फिर फेज 2 और फेज 3। फेज 1 ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने से कुछ राज्य अपना लॉकडाउन हटा सकते हैं, कुछ राज्यों में कारोबार शुरू हो सकता है। एक एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, एक एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है, पर आशा ये है कि अगले महीने से कुछ जगहों पर लॉकडाउन हटाया जा सकता है। तो इसकी वजह से भी थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर आई है बाजारों में। पर अगर आप खबरें देखें तो इतनी पॉजिटिव नहीं है। कल साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए, 52 लाख के आसपास आए। हालांकि पिछले हफ्ते के 67 लाख के आंकड़े के हिसाब से कम है, पर अगर आप देखें तो पिछले 4 हफ्तों का अगर आप ट्रेंड जोड़ें तो फिर अमेरिका में जो बेरोजगारी है वो 2.25 करोड़ के आसपास है। और ये आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2009 से 2020 की शुरुआत तक नई जॉब्स जितनी क्रिएट हुई थी वो 2.25 करोड़ के आसपास हैं और वही जॉब्स एक महीने में चली गई। यानी कि पिछले 10 साल में जितने नए जॉब्स क्रिएट किए गए थे अमेरिका में वो एक महीने में चले गए हैं। तो ये एक काफी दर्दनाक आंकड़ा है, काफी डराने वाला आंकड़ा है। आगे जाके परेशानियां जरूर आएंगी, पर इस समय बाजार इन सारी खबरों को डिस्काउंट कर रहा है और सिर्फ देख रहा है कि कोरोना के ट्रीटमेंट में जो ये सक्सेस आया है इस दवाई की वजह से, वहां से आशा आ रही है। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चा तेल दायरे में रहा, सोने में हल्की सी गिरावट देखी, तो वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं था। एक्शन तो इस समय सिर्फ कोरोना के इलाज पर है और वहीं पर निवेशकों का बड़ा फोकस है इस समय। बिल्कुल, जो खबर आ रही है इस वक्त निकलकर उसी का असर देखिए इस वक्त तमाम विदेशी बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो ये तो जो अपडेट आ रहा है ये काफी पॉजिटिव है, लेकिन दीपांशु, रोज की तरह हम अपडेट लेना चाहेंगे कोरोना पर। जो संक्रमित इस वक्त आंकड़ा है वो क्या कह रहा है? अगर आप देखें पूजा तो पिछले 3-4 दिन से हर दिन सबसे खराब दिन रह रहा है जहां तक नए मामलों का सवाल है और कल का दिन सबसे खराब दिन था अब तक जहां तक नए मामलों का सवाल है। 95,000 से ज्यादा नए मामले सिर्फ 24 घंटों में आए हैं और 7,000 लोगों की मौत हुई है। कल जब हम बात कर रहे थे तो ये आंकड़ा 84-85,000 का था।
कल से अब तक 95,000 नए मामले आए हैं और रोज की जो एवरेज थी 70 to 75,000 की, वो अब इस हफ्ते हम देख रहे हैं 80 to 90,000 रही है और कल 95,000 आए। तो ये एक दर्दनाक आंकड़ा जरूर आया है। मरने वालों की संख्या भी अब 1.5 लाख के करीब पहुंच रही है, तो ये खराब आंकड़ा है। अच्छी बात यहां पर है कि 5.5 लाख लोग इलाज से ठीक भी हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी जो 30,000 की एवरेज हम देख रहे हैं रोज नए मामलों की, वहीं के आसपास आए 29,600 नए मामले कल अमेरिका में सामने आए और लगभग 2200 लोगों की मौत हो गई। तो ये भी एक खराबी आंकड़ा आया अमेरिका से। न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां पर भी 2.25 लाख मामले हैं इस समय और लगभग 16,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अब तक 35,000 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि जितने अमेरिका में मौतें हुई हैं उससे आधे कंट्रीब्यूशन सिर्फ न्यूयॉर्क से इस समय आ रहा है। इसलिए हमें खबर भी मिली है कि न्यूयॉर्क में लॉकडाउन अब 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो वैसे तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि कुछ चरणों में लॉकडाउन खुल सकता है, पर न्यूयॉर्क जैसी जगह में 15 मई तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, ये एक क्लियर संकेत आ रहा है। यही नहीं, अगर यूरोप की बात करें तो फ्रांस में चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि कल फ्रांस में 17,000 नए मामले एक दिन में सामने आए और 700 लोगों की मौत भी, 750 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में अब मरने वालों की संख्या 18,000 के पास है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 19,000 के आसपास है। तो दोनों ही जगह से आप देखें तो परेशानियां बढ़ रही हैं और इटली में तो परेशानी अभी भी जारी है। यूके में पिछले 24 घंटों में 4,500 नए मामले सामने आए हैं और 860 लोगों की मौत हो गई है और यूके ने भी अपना लॉकडाउन 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के लिए फिर से हमने देखा कि 1000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में मामलों की संख्या 13,500 के आसपास है। 26 लोगों की कल मौत हुई है। अब टोटल मौत का आंकड़ा भारत में 448 है और महाराष्ट्र में तो मामले बढ़ ही रहे हैं। मुंबई में अब 2000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। नहीं वो मैं ओके ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स के लिए। तो परेशानी बढ़ती जा रही है नो डाउट, लेकिन अभी ये जो पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ राहत मिले इस फ्रंट पर। अब यहाँ से सीधे हम अनिल जी के पास भी चलेंगे, लेकिन फटाफट से आपको ये भी बता देते हैं कि FIRs और DIs के आंकड़े कैसे थे कल। अगर कैश मार्केट में बात करें तो विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 2,920 करोड़ की। घरेलू निवेशकों ने लेकिन खरीदारी की है, करीब 1,321 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से हुई। कैश मार्केट का आंकड़ा है ये। लेकिन वायदा बाजार की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी देखी गई है विदेशी निवेशकों की तरफ से 1,810 करोड़ की। तो खरीदारी है FNO मार्केट में और DIs की तरफ से भी, लेकिन कैश मार्केट में FIs की तरफ से बिकवाली देखी गई है। तो ये थे पूरे आंकड़े और ग्लोबल मार्केट से किस तरह का क्यूज मिल रहा है ये भी हमने आपको बताया। यहाँ से सीधे चलते हैं अनिल जी के पास और आज की रणनीति भी समझेंगे। अनिल सर गुड मॉर्निंग। ढेर सारी बातें करनी है आपसे आज तो, क्योंकि इतने सारे अपडेट आ रहे हैं और कल भी जो इवेंट हुए थे और हमें काफ़ी सराहना मिली उस पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। अभी तो फिलहाल ये अपडेट आ रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए एक दवाई थी जिसका कि ट्रायल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई है कि RBI गवर्नर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 10 बजे, तो वहां पर भी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। इस पूरे जो खबरें आ रही हैं अभी फिलहाल और ग्लोबल मार्केट में भी उसका असर दिख रहा है। आज विदेशी बाजार किस तरह से ट्रेड कर माफ कीजिएगा भारतीय बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं इस पर? नहीं, आप चाहें तो विदेशी बाजारों का भी बता सकता हूँ कि अमेरिका में आज बढ़िया तेजी होगी। नहीं, लेकिन डेफिनेटली संकेत बहुत ही बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल देर शाम जब मैं डाउ देख रहा था तब ऐसा लगा नहीं कि ये इतनी बढ़िया बेहतरीन तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स हमें सुबह मिलेंगे। दूसरी एक अच्छी बात मुझे ये भी कि एशियाई बाजार उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। नहीं तो आजकल ये समझना बड़ा मुश्किल है कि बंद डाउ कैसे होता है, डाउ फ्यूचर कैसे ट्रेड करता है, उसके बाद रात को डाउ कैसे ट्रेड करेगा, नेक्स्ट डे के फ्यूचर्स कुछ अलग ही दिखाएंगे तस्वीर। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप गैप से ऊपर या नीचे खुलता है। लेकिन दो बड़ी चीजें मैं देख रहा हूँ। पहला, आपको मजबूत ओपनिंग मिलेगी अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर से, और आपको उस लिहाज से ये भी काफी बेहतर दिख रहे हैं कि संकेत वहां से अच्छे हैं। देखिए, कोरोना की दवा पर या उसके कंफर्मेशन पर अगर बाजार चढ़ते हैं ना तो ये तेजी अच्छी है। मुझे हमेशा खाली अगर कोई रेगुलेटर्स या सरकार के एक्शन और उसकी वजह से बाजार तेज होते दिखे तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती, उसके बाद बाजार नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये वाली तेजी जो है, अगर दवा मिलने की खबर और वो सही साबित होती है तो मुझे लगता है ये बड़ी काम की है। पॉइंट नंबर 1। तो शुरुआत तो आपको 9 बजे अच्छी हो जाएगी इनके चलते। अब उसके बाद क्या, 10 बजे RBI गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी ये खबर आई है, वो मीडिया को संबोधित करेंगे।
कुछ ना कुछ अच्छा ही कहेंगे। और अगर हम ये उम्मीद लगाएं कि बैंक एनबीएफसी के लिए कुछ एक अच्छा कह दे, प्लस जो मुहिम कल हमने चलाई है ऑपरेशन हफ्ता वसूली, उसमें जो छोटे लोगों को परेशानी हो रही है, जो कुछ उनसे पैसा जबरदस्ती उगाया जा रहा है इंस्टॉलमेंट का इस मुश्किल समय में, उस पर वो कुछ कह दें, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कहेंगे जब वो आकर बोल रहे हैं। तो 10 बजे बाद तो देखेंगे गवर्नर साहब क्या कुछ देते हैं, क्या कुछ कहते हैं, लेकिन 10 बजे तक तो फिर आपके लिए एकदम पक्का है कि उस उम्मीद में ही आप तेजी में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही ट्रिगर है ना पूजा, आज के लिए बहुत ही बढ़िया है, जिनके चलते हुए तेजी होगी। ओके, और मेरा दूसरा सवाल, अब जी बिजनेस के हाथ एक और सफलता लग गई है। हमने जो सोमवार को मुद्दा उठाया था कि चीन से जो भी निवेश आ रहे हैं उस पर सरकार कड़ी नजर रखे, और जिसके बाद सेबी का एक्शन भी आया है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप? ये सही समय पर लिया और सही कदम है। देखिए, सोमवार को जब ये पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड में 0.2% हिस्सेदारी बढ़ाई थी, हमने तभी ये कहा था कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं कि आप 0.2% हिस्सेदारी बढ़ाने पर परेशान हो, दुखी हो कि ये क्या हो गया। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम सरकार को, आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हम सबको आगाह करें कि भाई देखिए ये बड़ा मुद्दा है, अब नजर रखनी जरूरी है। और एग्जैक्टली सरकार ने सेबी को यही कहा कि नजर रखिए, नजर रखना जरूरी है पैसे की क्वालिटी पर, जो पैसा दे रहा है उस पर, ताकि आपको पता रहे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका आ रहा है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन जैसा लगे तो ठीक है, और ऑब्जेक्शन जैसा ना लगे तो भी कोई बात नहीं। तो निगरानी रखना जरूरी है, और वही काम तुरंत किया। बढ़िया बात ये देखिए, मुद्दा हमने सोमवार को उठाया और इसी हफ्ते आज गुरुवार को आप देखिए 3 दिनों में ही सरकार ने एक्शन लिया कि जो कुछ भी हो रहा है वहां पर, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस पर कड़ी नजर रखी जाए और डेटा मंगवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तीसरा मेरा सवाल नहीं है अनिल जी, लेकिन बधाई देना चाहूंगी जी बिजनेस की पूरी टीम को, और आपको भी। ऑपरेशन हफ्ता वसूली जो कल हमने मुहिम चालू की, बहुत ज्यादा सराहा गया दर्शकों की तरफ से। आपके कमेंट्स सर उस पर? देखिए, सिंपल चीज है पूजा की, रोज खरीदना बेचना, स्टॉक्स ऊपर नीचे, ये तो जिंदगी में चलता रहेगा। लेकिन क्या हम उससे अलग हटकर कुछ लोगों के भले का कोई काम कर सकते हैं? जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, क्या हम उसमें कुछ बढ़िया बात कर सकते हैं? और वो बढ़िया बात चाहे छोटे से छोटे लोगों की हो जो 5-10 हजार रुपए का लोन लेकर परेशान हो रहे हैं, या बड़ी से बड़ी खबर हो जैसे कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को लेकर, या ब्याज दरों में कटौती को लेकर, या किस तरह के पैकेज की या टैक्स घटाने की जरूरत है। तो हमारी जिम्मेदारी है मीडिया के तौर पर, हम सरकार को भी सही आईना बताएं कि उन्हें क्या कुछ करने की जरूरत है। प्लस जो सबसे छोटे लोग हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं, 5-10 हजार रुपए का लोन लेने वाले लोग जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए, खासतौर से जब वक्त बड़ा मुश्किल हो। तो हम ऐसा कुछ महान काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, उसको पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लोगों का साथ मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कल जब हमने ये किया ना, इस पूरे एपिसोड में जो कल हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कई लंबे समय तक, घंटों तक ये इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड करता रहा। ये उस समय है जब हिंदुस्तान को, है ना, पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, पूरे देश में अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो एक ही चीज, वो कोरोना है। अगर कोरोना जैसे वक्त में, अगर ये तबलीगी जमात जैसे वक्त में आपका अगर एक अलग हैशटैग ट्रेंड करने लगे, तो इसकी पूरी क्रेडिट जी बिजनेस के दर्शकों को है, जिन्होंने इसको, मैं जानता हूँ जी बिजनेस के 95% दर्शक, 98% दर्शक शायद इन मोबाइल ऐप से लोन नहीं लेते होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसकी सेंसिटिविटी को समझा और समझा कि ये मामला सबके सामने आना चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। कभी कुछ ऐसा काम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है जो हमें कल मिला है। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि लोग दिक्कत की बात करते हैं, परेशानी की बात करते हैं, हमने कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात की यहाँ पर। और आरबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं तो उम्मीद यही कर रही हूँ कि शायद इससे रिलेटेड कुछ राहत दी जाए। अब अनिल जी, आखिरी सवाल, अब मार्केट पे फोकस करते हैं, और आज के लिए अहम रेंज क्या होगी मार्केट के लिए? देखिए, 9,250 इसकी लेवल पर नजर रखिए। 9,250, 9,300 पार करके टिक गए, खुलेंगे उसी के आसपास। अगर टिक गए तो फिर आप 9,400 से 9,600 की रेंज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा। पहली बात। बैंक निफ्टी पर आप नजर रखिए 20,300, 20,600 की रेंज पर, वहां उसके आसपास कहीं खुलेंगे, 20,000 के आसपास। 20,300, 20,600 इस रेंज को पार कर लिया तो फिर आप 21,000 से 21,500 की रेंज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेक और ब्रेक का दिन हो सकता है पूजा। इन लेवल्स को हमने पार कर लिया
तो फिर तेजी बहुत बढ़िया बनेगी और हफ्ते का आखिरी दिन आपको वीकली क्लोजिंग मिलेगी। तो अगर एक बढ़िया क्लोजिंग 9,250 के ऊपर मिल जाए निफ्टी पर, 20,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर, तो कहने क्या, मुझे लगता है फिर हमें ना रुकेंगे नहीं, अगले हफ्ते के लिए बहुत बढ़िया संकेत आते हुए दिखेंगे। तो आज खुलेंगे तो बहुत मजबूत, गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, बंद बढ़िया चाहिए, क्लोजिंग मजबूत हो जाए, बस और कुछ नहीं। ओके, तो क्लोजिंग पर आज नजर रहेगी, मजबूत क्लोजिंग की उम्मीद आज की जा रही है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल देने के लिए और सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। तो चलिए अब कुछ खबरों पे भी फोकस करते हैं। ये पूरी रणनीति हमने आपके सामने रखी, लेकिन खबरों के लिहाज से आज एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, आज देखिए कई ऐसी खबरें हैं जिन पर आज के दिन में फोकस रहेगा। सबसे पहले आप देखिए, जिस तरह से हमने बात की, बैंक्स, एनबीएफसी, ये सभी पर फोकस रहेगा। वो भी इसलिए क्योंकि आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 बजे, इस पर कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा आप देखिए, आज आरबीआई एलटीआरओ के जरिए सिस्टम में नकदी डालेगी, इसके चलते आज बैंक्स पर नजर रहेगी। और साथ ही शनिवार को यानी कि कल एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। टाटा मोटर्स पर आप नजर रखिए। फिच ने टाटा मोटर्स की लॉन्ग टर्म रेटिंग को घटा दिया है। टाटा मोटर्स की रेटिंग BBB- से घटाकर अब B कर दी है, आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर नजर आएगी, जहाँ पे महिंद्रा रिन्यूएबल्स ने डिवाइन सोलरन में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेची है 125 करोड़ के आसपास। ये जो हिस्सेदारी वो सीएलपी इंडिया को बेची गई है। बैंक्स फोकस में रहेंगे आज फिर से, क्योंकि आरबीआई ने असेट क्लासिफिकेशन के नियम में ढील मांगी है। उनका ये कहना है कि 29 फरवरी से पहले जितने भी लोन्स लिए गए थे, इसमें भी थोड़ी सी जो नियम है वो थोड़े से आसान कर दिए जाएं और 50,000 करोड़ के ज़्यादा के जो खाते वो एनपीए हो सकते हैं, तो रीस्ट्रक्चरिंग पर कुछ जो नियम है वो आसान कर दिए जाए। और साथ ही ऑब्रो रियल्टी, इस पर नजर रहेगी, जहाँ पे एनसीडी का जो एनसीडीज की जो पेमेंट है वो उन्होंने समय से पहले कर दिया है। 23 अप्रैल को पेमेंट करना था, उससे पहले ही कंपनी ने पेमेंट कर दी है। बीएमएल पर नजर रहेगी, जहाँ पे एलएनटी म्यूचुअल फंड ने करीब 2.5% हिस्सेदारी बेची है। हिस्सेदारी अब 5.1% से घटकर 2.69% हो चुकी है। और आखिर में कई प्लान्स है, कई कंपनीज है जिन्होंने अपना कामकाज फिर शुरू कर दिया है, जिसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट गुजरात और कलोल में उन्होंने अपने जो प्लान्स है वो वापस वहां पे कामकाज शुरू होता हुआ दिखा है। ग्रेफाइट इंडिया में भी उन्होंने 2 प्लान्स है जहाँ पे अपने कामकाज शुरू कर दिए हैं। सुदर्शन केमिकल, इस पर नजर रहेगी, जहाँ पे महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है उनकी वहाँ पे भी उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। तो अब कई केमिकल प्लान्ट्स जो हैं वो अपने जो कामकाज हैं कई प्लान्ट्स में वो शुरू कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब चलिए यहाँ से सीधे रुक करते हैं कुशल के पास, क्योंकि टीसीएस के नतीजे आए हैं और यहाँ पर भी जो नंबर्स दिखे हैं अनुमान से कमजोर ही देखने को मिले हैं। क्या कुछ डिटेल्स है और कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, नंबर्स के लिहाज से काफी खराब देखने को मिले हैं। सभी पैरामीटर्स पर जो हमारा अनुमान था उससे खराब आए हैं। मुनाफे में करीब 1% की गिरावट के साथ 8,050 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। हम अनुमान करके चल रहे थे करीब 4% की बढ़त जो है इसमें हमें देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप ओवरऑल डॉलर आय देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा गिरावट आपको देखने को मिला है। करीब 2.5% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल आता दिखा है डॉलर आय में। हम अनुमान करके चल रहे थे कि केवल 20 बेसिस पॉइंट्स जो है या लगभग फ्लैट जो है डॉलर आय रह सकती है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वहां पर हम 25.4% अनुमान करके चल रहे थे, 25.1% आते हुए दिखे हैं। पर्टिकुलरली वर्टिकल्स की बात करें तो सालाना आधार पर जो वाईओवाई कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रही है बीएफएसआई में वो नेगेटिव रही है। इस बारी -1.3% रही थी। पिछली बारी अगर क्वार्टर को देखें तो 5.3% पॉजिटिव थी। तो यहां पर सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है बीएफएसआई स्पेस में। मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा माहौल जो है अभी बना हुआ है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि कोई भी जो भी ऑफर्स उन्होंने दिए हैं अब तक, जॉब ऑफर्स लोगों को, वो उसको ऑनर करेंगे। पर जो इंक्रीमेंट देने की बात हो रही थी वहां पर उन्होंने कहा है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कुशल ये सारी डिटेल्स के लिए। तो कमेंट्री भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं आई है। उनका कहना है कि 2008 के बाद ये सबसे बड़ा वित्तीय संकट है, तो इस चक्कर में ज़्यादा कुछ गाइडेंस भी नहीं दिखी है और नतीजे अनुमान से कमजोरी हैं, जैसा कि हमने कल विप्रो के केस में देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल ये सारी डिटेल्स के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति का। आज के लिहाज से आपको नजर कहाँ रखनी है, ट्रेडिंग करना है तो आनंद राठी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। 2 स्टॉक्स में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। पहला है सीमेंस, यहाँ पर खरीदारी करके चली 1190 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 1250 का। और अगला स्टॉक है रिलायंस, यहाँ पर भी ये खरीदारी के ही मौके देख रहे हैं। 1150 के स्टॉप लॉस के लिए टारगेट होगा 1210 का। और अगले जो 2 कॉल आ रहे हैं वो भी खरीदारी के लिहाज से ही हैं और दोनों स्टॉक्स बैंक से हैं। बंधन बैंक 210 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं बंधन बैंक में खरीदारी। और जो इनका अगला कॉल है वो है SBI पर, यहाँ पर भी एक खरीदारी के ही मौके देख रहे हैं। 198 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाइए 185 का। तो चलिए ये थी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, लेकिन मार्केट की एक और रणनीति समझ लेते हैं और सिमी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, बताइए आज कितना पॉजिटिव लग रहा है मार्केट पे, व्यू क्या है आपका और कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आज देखने को मिलना चाहिए। निफ्टी का अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सपोर्ट 8800 के आसपास है। कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर पुराना पोजीशन होल्ड कर रहा है तो जब तक निफ्टी 8800 से ऊपर है तब तक कोई खतरा नहीं है। लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए और कोई डीप में खरीदारी करने का भी मौका ढूंढना पड़ेगा 8800 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के। और जो रेजिस्टेंस है वो करीब 9100 से 9250 के बीच में है, तो बहुत जल्दी 9100 से 9250 का रेंज पार करेगा ऐसा भी नहीं लगता है। तो अगर वहाँ पे देखेंगे कि 9100 से 9250 के आसपास हाई बनाने के बाद निफ्टी अगर उसका जो गेन है वो अगर सरेंडर करता है तो एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन बुक करना पड़ेगा। एग्रेसिव ट्रेडर वहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ और हो सकता है कि निफ्टी वापस से नीचे आएगा। तो ओवरऑल 8800 का सपोर्ट वॉच करना पड़ेगा और ऊपर में 9100 से 9250 का रेजिस्टेंस वॉच करना पड़ेगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी का सिमिलर मेरा जो लेवल्स है वो है 18,700 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा और पुराना पोजीशन होल्ड करने का सलाह है। रेजिस्टेंस 20,200 से 20,300 के बीच में है, तो ऊपर में मुझे लगता है कि 20,200 20,300 के आसपास आने के बाद अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अट्रैक्ट करता है वो उस रेंज से, तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके वहाँ पे शॉर्ट भी जा सकते हैं। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। पर मुझे बैंक निफ्टी भी अच्छा लग रहा है जिसका सपोर्ट करीब 18,700 है और रेजिस्टेंस करीब 2200 से 2300 के बीच में है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है पूजा। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। आज निफ्टी में ये राय आपको दे दी गई है। चलिए ये तो था इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना जी गुड मॉर्निंग। पहले तो व्यू दीजिए क्या करना चाहिए आज कमोडिटी मार्केट में, व्यू क्या लग रहा है आपका, और सिल्वर में क्या रणनीति होगी आपकी? जी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से मार्केट अभी मूव कर रही है मुझे लग रहा है कि सिल्वर में जब से ये 44,000 से ऊपर ये ट्रेड करनी शुरू की है कमोडिटी, तो एक बाइंग जो सिग्नल्स हैं वो आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में यहाँ पे बाइंग में ही बने रहना चाहिए। 44,350 के करीब खरीदना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट एक बार 45,000 तक के प्राइसेस भी आ सकते हैं। 44,000 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि चाइना का जीडीपी डेटा आना है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है ये देखना होगा। अगर बहुत ज्यादा पुअर डेटा आता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो अपसाइड होगा वो केप्ड होगा यहाँ पे। और ज्यादा अभी मार्केट जो है वो सेकेंड राउंड ऑफ जो स्टिमुलस है और जिस तरीके से यूएस में लॉकडाउन बढ़ा है उस पर थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है। तो इनिशियल जो रिएक्शन है वो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। बाद में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड जो है वो केप्ड हो सकता है। ओके ठीक है, तो सिल्वर में यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी 45,000 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 44,000 का। और वरना नेचुरल गैस यहाँ पर क्या करना चाहिए? जी एक बहुत अच्छी कमोडिटी है जिसमें ऊपर कोशिश की थी ट्रेडिंग करने का, प्रॉफिट बुकिंग आया था, लेकिन आज मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से एक रिबाउंड जो है वो यहाँ पे आ सकता है। एनर्जी के साथ इससे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिबाउंड रहना चाहिए। क्रूड में भी आज थोड़ा सा अपसाइड आ सकता है। नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि 186 के लेवल पे अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं तो 132 134 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं।
स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 124 रुपीज का। ओके, तो ठीक है, ये राय आपको दे दी गई है। सिल्वर और नेचुरल गैस में दोनों में ही खरीदारी करके चलिए आप। वरना बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए सुबह सुबह और दोनों पर ही रणनीति आज सुझाने के लिए।